हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आई एम बी एस मौर्य और आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। या फिर हम कह सकते हैं हम आज से क्या है आपके लिए पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी की क्लासेस चला रहे हैं। यदि आप भी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी देना चाहते हैं, टीजीटी बायोलॉजी टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा यूपी टीजीटी पीजीटी की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और आप भी उसकी यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें क्या है इस चैनल पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको जानकारी मिल सके। और हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे जो हमारा सिलेबस है उसके अनुसार क्या हम पूरा कवर करने वाले हैं पीजीटी एंड टीजीटी का सिलेबस। तो यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं हिंदी माध्यम में टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की, तो आप क्या हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ। आज हम इस वीडियो में फाइलम प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टर्स देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। संघ प्रोटोजोआ या फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो प्रोटोजोआ शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के प्रोटोस और जोन्स। प्रोटोस का अर्थ होता है फर्स्ट, जोन्स का अर्थ होता है एनिमल्स, यानी कि फर्स्ट या प्रथम जंतु। एनिमल किंगडम के सबसे पहले जंतु कौन से हैं? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है? सबसे प्रथम जंतु, यानी फर्स्ट और प्रोटोजोन, फर्स्ट और जोन्स, यानी प्रोटोज मानी फर्स्ट और जोन्स मानी एनिमल्स, यानी प्रथम जंतु। ये होता है प्रोटोजोआ का अर्थ। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं, देखते हैं 1600 सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था? सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया तथा माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल नाम दिया। यानी कि 1777 में जो वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से प्रोटोजोन्स का या प्रोटोजोआ के एनिमल्स का सबसे पहले अध्ययन किया और उनको माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स नाम दिया, क्योंकि इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। इन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा, इसीलिए इनको माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल नाम दिया। अगर हम बात करें ये जो इसको प्रोटोजोआ नाम वो किसने दिया, तो 1922 में गोल्डफस एक वैज्ञानिक थे। गोल्डफस के द्वारा इस समूह के जंतुओं को, यानी इस समूह में जो जंतु थे, प्रोटोजोआ समूह में जंतु थे, उनको नाम दिएगा फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ नाम दिया था गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने। और यदि हम बात करें स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स या फिर प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? प्रोटोजूलॉजी। तो ये क्या है? प्रोटोजोन्स का अध्ययन होता है, प्रोटोजूलॉजी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था इन प्रोटोजोआ का। अब बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स की। तो सामान्य लक्षण, ये यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं। यूनिसेलुलर एक कोशिका, यानी इनका जो बॉडी है, इनका शरीर है, वो एक कोशिका से निर्मित होता है। अगला है, इस फाइलम के एनिमल्स अलवणीय, लवणीय तथा स्थलीय होते हैं। लवणीय तथा स्थलीय होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बॉडी की यदि हम बात करते हैं, बॉडी कैसी होती है? असममित, द्विपार्श्व सममित और अरीय सममित, या फिर गोलाकार सममित, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं असिमेट्रिक और बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री, या फिर सर्कुलर सिमेट्री। इस प्रकार की इनकी बॉडी होती है। यानी कि कुछ जीव की बॉडी असममित होती है, कुछ की द्विपार्श्व, कुछ की अरीय सममित और कुछ की गोलाकार। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इनके शरीर में एक अथवा एक से अधिक केंद्रक होते हैं। यानी इनकी जो बॉडी होती है, इनकी कोशिका होती है, उसमें एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। और केंद्रक कैसे हो सकते हैं? मोनोमॉर्फिक या फिर डाइमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक मतलब एक केंद्रक है एक रूपी, और डाइमॉर्फिक मतलब द्विरूपी, यानी दोनों के रूप अलग अलग हों। और मोनोमॉर्फिक मतलब एक ही रूप के, एक ही प्रकार के सेम दो केंद्रक हों या दो से अधिक हों तो उसको बोला जाएगा एक रूपी। और यदि दोनों केंद्रक अलग अलग प्रकार का तो उसको बोलेंगे डाइमॉर्फिक या द्विरूपी, जैसा कि पैरामीशियम में होता है। आपने देखा होगा पैरामीशियम में क्या है? एक गुरु केंद्रक होता है और एक लघु केंद्रक होता है। गुरु मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। तो वो क्या होता है? हमारा डाइमॉर्फिक होता है। क्वेश्चन आता है कि
डाइमॉर्फिक जो न्यूक्लियस है वो किस में पाया जाता है? पैरामीशियम। बॉडी नग्न नेक्ड अथवा पेलिकल के महीन आवरण से ढकी होती है। कुछ प्रोटोजोन्स में ये आवरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिका का बना होता है। यानी कुछ प्रोटोजो ऐसे हैं जिनमें ये बाह्य आवरण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिका का बना होता है। एग्जाम्पल की हम बात करें, रेडियोलेरिया में क्या होता है? ये सिलिका एंड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी इनका बाह्य आवरण। और वैसे जनरली क्या पाए जाते हैं? पेलिकल या फिर ये नग्न भी होते हैं, इनके चारों ओर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है चलन अंग या लोकोमोटरी ऑर्गन्स या ट्रेवल ऑर्गन्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? देखते हैं, पादाव या कशाव और पक्षमाव, 3 प्रकार के इनमें चलन अंग पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या है? अमीबा में होते हैं। और अमीबा में देखते हैं हम, जैसे ये जो इसके उभार होते हैं, ये इसके हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं? कूटपाद या फिर स्यूडोपोडिया, किसमें? अमीबा में। और यदि हम बात करें कशाव की या फ्लैजिला, तो ये यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना में आपने देखा होगा, यूग्लिना का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है और इसमें ये स्ट्रक्चर पाई जाती है एक धागे के समान। इसको बोलते हैं फ्लैजिलम या फ्लैजिला। पक्षमाव या फिर सीलिया, इंग्लिश में सीलिया या फिर पक्षमाव। पक्षमाव किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में। तो आपने देखा ही होगा डायग्राम इसका, ये डायग्राम होता है हमारे पैरामीशियम का। और पैरामीशियम में इस प्रकार के धागे के समान अनेक रचनाएं होती हैं इसकी पेलिकल से लगी हुई। इनको क्या बोला जाता है? ये क्या होती हैं? सीलिया। क्या होती हैं? सीलिया या फिर पक्षमाव। तो इनमें क्या है? 3 प्रकार के चलनांग होते हैं, पादाव, कशाव या फिर पक्षमाव। और कुछ प्रोटोजोन्स में ये अनुपस्थित भी होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इनकी समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। यानी कि इनकी जो बॉडी है एक कोशिका से बनी हुई होती है, तो जो भी क्रियाएं होंगी, जैविक क्रियाएं, वो सभी क्या है? एक ही कोशिका में होती हैं। उत्सर्जी तथा श्वसन की क्रिया बॉडी सरफेस के द्वारा होती है। उत्सर्जन तथा श्वसन, उत्सर्जन और श्वसन है, एक्सक्रीजन और रेस्पिरेशन की जो क्रिया है वो क्या है? बॉडी सरफेस के द्वारा होती है। यानी इनकी जो शरीर है, या हम कह सकते हैं इनकी कोशिका है। जैसे पैरामीशियम की बात कर लेते हैं, तो पैरामीशियम की कोशिका है, तो इसकी जो ये सरफेस है, सतह, इसी के द्वारा क्या है? रेस्पिरेशन और उत्सर्जन की क्रिया होती है। बट सम प्रोटोजोन्स में क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा उत्सर्जन होता है। कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, हम कह सकते हैं संकुचनशील धानी या संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन की क्रिया होती है। नाइट्रोजीनस बेस्ड मटेरियल अमोनिया के रूप में उत्सर्जित होता है। इनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है नाइट्रोजीनस, यानी नाइट्रोजन से उत्पन्न या नाइट्रोजन से बना हुआ, तो वो क्या है? अमोनिया के रूप में होता है। क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी बॉडी से उत्सर्जित वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजीनस किस रूप में होता है? यूरिया, अमोनिया, या फिर 2 ऑप्शन आपको और मिल सकते हैं। तो क्या होता है? अमोनिया के रूप में। और सम प्रोटोजोन्स में क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में ऑस्मो रेगुलेशन अर्थात जल नियंत्रण का कार्य करती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो कुछ प्रोटोजोन्स में जल का नियंत्रण या फिर ऑस्मो रेगुलेशन करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, अमीबा में 1 तथा पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। आपने देखा होगा पैरामीशियम में क्या है? 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं। जैसे ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर हो गया, एक इधर होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक यहाँ पर नीचे वाले भाग में होती है। जल नियमन या फिर परासरण का कार्य करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कुछ प्रोटोजोन्स में, और कुछ प्रोटोजोन्स में इसका कार्य क्या होता है? उत्सर्जन। चलिए ये हो गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, पोषण की यदि हम बात करें, पोषण या न्यूट्रिशन, तो पोषण इनमें 3 प्रकार का पाया जाता है। प्राणीसम यानी होलोजोइक पाया जाता है अमीबा में। पादपसम यानी होलोफाइटिक, ये पाया जाता है यूग्लिना में। मृतोपजीवी या सैप्रोफाइटिक और परजीवी, ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। या इसके अलावा और भी एग्जाम्पल
हैं। तो इस हम कह सकते हैं जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें 3 टाइप्स का क्या है न्यूट्रिशन पाया जाता है, होलोजोइक, होलोफाइटिक और सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक। तो इस प्रकार का इनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगले लक्षण की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला लक्षण है जनन, और जनन की यदि हम बात करें, अगला लक्षण क्या है जनन। जनन इनमें 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई विधियां हैं। द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन, ये अमीबा में होता है। अनुप्रस्थ विखंडन, ट्रांसवर्स फिजन, ये पैरामीशियम में होता है। अनुप्रस्थ विखंडन, ये लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य विखंडन लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, ये यूग्लिना में, ट्राइबनोसोमा में होता है। बहुखंडन प्लाज्मोडियम और अमीबा दोनों में पाया जाता है। मुकुलन एम्फिलोटा में, मुकुलन के द्वारा क्या है अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन, बहुखंडन और द्विखंडन, अनुप्रस्थ विखंडन, अनुदैर्ध्य विखंडन, ये सभी, इन सभी के बारे में हम डिटेल में अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो इनके लिए क्या है सेपरेट वीडियो लाएंगे हम, इसमें हम फिलहाल ज़्यादा इसकी बात नहीं करने वाले हैं। तो आप इसमें इतना समझ लें इसमें कितने प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन, अनुदैर्ध्य द्विखंडन और अनुदैर्ध्य विखंडन या और अगला होता है बहुखंडन और मुकुलन। और वहीं हम बात करें लैंगिक जनन की, तो इनमें लैंगिक जनन की 2 विधियाँ होती हैं। हम कह सकते हैं 2 प्रकार का लैंगिक जनन होता है। संलयन यानी फ्यूजन, ये प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। और संयुग्मन यानी कि कंजुगेशन, ये पैरामीशियम में पाया जाता है। इन जंतुओं की बॉडी काया द्रव्य एंड जनन द्रव्य में विभेदित नहीं होती है, अतः इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, इसलिए इनको अमर माना जाता है, यानी इम्पोर्टल माना जाता है। इमोर्टल माना जाता है। ये जो जंतु होते हैं इनकी बॉडी काया द्रव्य यानी बॉडी या सोमेटोप्लाज्म और जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म विभेदित नहीं होती है, अतः इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। इनमें क्या होता है खंडन होता है, खंडन से नए जीव यानी इनके समान सेम टू सेम जीव बन जाते हैं, इसीलिए इनको क्या है अमर माना जाता है, इनकी मृत्यु नहीं होती है। आगे देखते हैं इन्वायरमेंटल की प्रतिकूल, या हम कह सकते हैं पर्यावरण की या वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में ये अपने चारों ओर शिष्ट पुटी का निर्माण करते हैं तथा अनुकूल दशाएं आने पर ये शिष्ट को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और वृद्धि करते हैं। अमीबा जो होता है, अमीबा के जो स्यूडोपोडिया होते हैं, ये क्या करता है जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो इनको सिकोड़कर अपने चारों तरफ एक शिष्ट का निर्माण करता है, और परिस्थितियां जैसे ही अनुकूल होती हैं तो ये शिष्ट क्या होता है टूट जाता है या फिर फट जाता है, जिसके कारण जो अमीबा है वो खंडों के रूप में क्या है बाहर निकलता है, और इसके जो खंड होते हैं वो वृद्धि करने लगते हैं, और इसको बोला जाता है बहुखंडन। ये प्रक्रिया क्या होती है बहुखंडन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि जो हमारे प्रोटोजोन्स हैं उनके एग्जाम्पल, तो अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, नॉक्टिल्यूका, मलेरिया पैरासाइट आदि, और भी बहुत से इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था इंट्रोडक्शन प्रोटोजोआ एंड जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और यदि आप टीजीटी पीजीटी की बायोलॉजी अच्छे से करना चाहते हैं हिंदी मीडियम से, हिंदी माध्यम से, तो आप क्या हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। हमारा मिशन है टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी 2022। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।